नेटफ्लिक्स प्रेजेंटिंग महानता का मार्गदर्शक। रिटन बाय रॉबिन शर्मा। चैप्टर 1। मैं गुरु नहीं हूँ। कभी कभी मीडिया मुझे नेतृत्व करने वाले गुरु के रूप में पुकारता है, लेकिन मैं गुरु नहीं हूँ। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ जिसने विद्वानों से उन विचार और औजारों की जानकारी प्राप्त की है जिनकी मदद से मैंने कई लोगों का जीवन सुधारने के साथ ही कई संगठनों को विश्व स्तर का बनाने में मदद की है। लेकिन मैं आपसे यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वास्तव में मैं आपसे अलग नहीं हूँ। मेरा अपना संघर्ष है, मेरी हताश है और मेरा डर, साथ ही मेरी आशा, लक्ष्य और सपने भी हैं। मेरे पास कुछ अच्छे पल भी हैं और दुखद प्रसंग भी। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हमेशा प्रयासरत रहा हूँ। मेरे पास जो विचार है जिसे आप उपयुक्त मानते हैं, कृपया उसे अच्छी तरह जान लें, क्योंकि उसके लिए मैंने अपने जीवन के कई दिन उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए बिताए हैं। सोच विचार और व्यवहारिक तौर तरीके के बारे में आपकी मदद करने के लिए और एक इंसान का जीवन रूपी खेल खेल कर चोटी पर पहुंचने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। कंपनियों को असाधारण स्थान पर पहुंचाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस बारे में मैं सोचता रहता हूँ। लंबे समय तक कार्य करने पर आपको उसकी अंतर्दृष्टि और समझ की गहराई पता चलती है। उसके बाद ही आपको गुरु कहा जा सकेगा। भारत में बेंगलोर शहर के एक बुक स्टोर में हस्ताक्षर देते वक्त एक व्यक्ति ने मुझसे सुना कि मैं गुरु नहीं हूँ। वह मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, आप खुद को गुरु कहलवाने में इतना असहज क्यों महसूस करते हैं? गु का संस्कृत में सीधा मतलब होता है अंधेरा और रू का सीधा मतलब होता है दूर करने वाला। इससे साफ होता है कि गुरु का मतलब वह व्यक्ति जो अंधेरा दूर करता है और उजाले का महत्व समझाता है। उनका मुद्दा बेहद उचित था, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। मेरे पास कुछ अच्छे पल भी हैं और दुखद प्रसंग भी। मैंने कुछ बेहद खराब गलतियां की हैं और कई अच्छे निर्णय भी लिए हैं। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हमेशा प्रयासरत रहा हूँ। अगर आप सोचते हैं कि मैं आपसे अलग हूँ, तो आप यह कहिए कि रॉबिन जिस तरह की बातें कर सकता है, उस तरह की बातें मैं नहीं कर सकता, क्योंकि रॉबिन में जो प्रतिभा और काबिलियत है वह मुझ में नहीं है। वह जो कहता है वह उसके लिए बेहद आसान है, इसलिए वह गुरु है। नहीं, बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं भी आपके जैसा ही मेहनत करने वाला आम इंसान हूँ, जो 2 बेहद खूबसूरत बच्चों का पिता है और उसे अकेले ही संभाल रहा है, और जो सोचता है कि लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। यहाँ कोई गुरु नहीं है, लेकिन मुझे अंधेरा दूर करने वाला मुद्दा बेहद पसंद आया। उसके बारे में मैं और जानना चाहता हूँ। शायद कोई गुरु इसमें मेरी मदद करे। चैप्टर 2। हार्वे केटल और आशाओं की खिड़कियाँ। मैं हमेशा सही नहीं हो सकता, लेकिन मुझे पता है कि मैं इतनी कोशिश, इतनी मेहनत अवश्य करता हूँ कि मेरे आचार और मेरे विचारों से मेल खाएं। फिर भी मैं एक इंसान हूँ और इसका सीधा मतलब है मैं भी कभी कभी गलत हो सकता हूँ। मेरे कहने का क्या मतलब है यह मैं यहाँ बता रहा हूँ। व्यक्तिगत और संगठनात्मक नेतृत्व पर मेरी कार्यशालाओं में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों और मेरे पाठकों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं बहुत समय व्यतीत करता हूँ। उनके डर को दूर भगाने की मैं कोशिश करता हूँ और उनके डर को निकालकर उस अवसर को प्राप्त करने में मदद करता हूँ, जो बहुत ही छोटा अवसर होता है। अंग्रेजी में इसे क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ चांस कहा जाता है। मैं अपने ग्राहकों को सपना देखने, चुनौतियां स्वीकार करने और चमकते रहने के लिए उत्साहित करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा प्रदर्शन देकर ऊंचाई पर पहुंचना जरूरी होता है। मेरे हिसाब से जो ज़्यादा अनुभव लेता है वही हमेशा जीत हासिल करता है। जिन स्थानों से मुझे डर लगता था या जो चीज़ें करने में मुझे असुविधा होती थी, वह मैं नहीं करता था, क्योंकि मैं खुद को पोस्टर बॉय मानता था। लेकिन माफ़ करें, मैं अब खुद को वैसा नहीं मानता। टोरंटो शहर के 4 सीजन होटल की लॉबी में मैं एडवांस मेडिकल ऑप्टिक्स नाम की एक कंपनी के लिए भाषण देने के लिए तैयार हो रहा था। यह कंपनी लंबे समय से हमारी ग्राहक है, जो एक प्रभावशाली संगठन भी है। मैंने सहज ही ऊपर देखा और मैंने किसे देखा? हार्वे केटल को। हाँ, यह वही हार्वे केटल थे, फिल्म रजीर वियर डांग्स
से मशहूर हुए फिल्म अभिनेता। और मैं क्या एक ऐसा नाम आदमी जिसने केवल एक उपन्यास, एक सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, लिखा था। उनकी महानता के सामने मैं सिकुड़ता जा रहा था। हर दिन जीवन में आशाओं की एक नई खिड़की खोल देता है। यह आप पर निर्भर होता है कि आप उसे किस तरह लेते हैं, और उस पर ही आपका भविष्य निर्भर होता है। मैं नहीं जानता कि मैं खड़ा क्यों नहीं हुआ और क्यों उनके पास जाकर दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। शायद यह मेरा दोष ही होगा, क्योंकि इसके पहले भी कई बार इस तरह के मौके मैंने गंवाए हैं। बेसबॉल के महान खिलाड़ी मशहूर पीट रोज के साथ शिकागो एयरपोर्ट पर मैंने इसी तरह का बर्ताव किया था। पिछले गर्मियों के मौसम में रोम के एक होटल की लॉबी में हेनरी केविस के साथ भी ऐसा ही हुआ। हेनरी इस विश्व के सबसे बड़े फाइनेंसर हैं। मेरे साथ उस समय मेरा 11 वर्षीय बेटा कोल्बी था, जो खुद को बहुत ही शांत समझता है। सीनेटर एडवर्ड केनेडी के साथ भी बोस्टन में भी मेरा बर्ताव ऐसा ही रहा। इतना ही नहीं, मशहूर गिटारिस्ट वर्तुसो एडी वैन हेलेन के साथ भी मेरा यही रवैया था। जब मैं नोवा स्कोटिया के हॉलीफैक्स में पल बढ़ रहा था, और अब हार्वे काइटल के साथ दोस्ती करने का मौका भी मैंने गंवाया। हर दिन जीवन में आशाओं की एक नई खिड़की खोल देता है। यह आप पर निर्भर होता है कि आप उसे किस तरह लेते हैं, और उस पर ही आपका भविष्य निर्भर होता है। आप उससे सिकुड़ते हैं और आपका जीवन छोटा हो जाता है। डर को महसूस करो और उसे भगाओ, ताकि आपका जीवन बड़ा हो। जीने के लिए जीवन बहुत छोटा है। आपके अपने बच्चों का जीवन संवारने और उनका भविष्य बनाने के साथ ही उनके प्रति प्यार जताने के लिए भी आपके पास एक छोटी सी खिड़की की ही है। जब यह खिड़की बंद हो जाती है तो उसे दोबारा खोलना बेहद कठिन होता है। अगर फिर से हार्वे काइटल से मेरी मुलाकात होती है तो मैं वादा करता हूँ कि उनके पास दौड़ कर जाऊँगा। जब तक हम बातचीत शुरू नहीं करेंगे तब तक वह शायद यही सोचेंगे कि मैं एक मशहूर दार्शनिक हूँ। जब वह बातचीत करेंगे तब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा कि मैं एक बहुत ही सीधा साधा आदमी हूँ, जिसने ज़िंदगी द्वारा दिए गए तोहफे को अख्तियार कर लिया है। चैप्टर 3, सफलता जैसी विफलता नहीं। विश्व की मशहूर बैंक पुर्टो रिको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिचर्ड कैरेन ने एक बार मुझसे एक पंक्ति कही जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा था, रॉबिन, सफलता जैसी दूसरी विफलता नहीं। बहुत ही शक्तिशाली सोच थी यह। आप और आपका संगठन उस वक्त सबसे असुरक्षित हैं जब आप बहुत सफल हैं। सफलता वास्तव में ढिलाई बरतने, अक्षमता और सबसे बुरे घमंड को जन्म देती है। जब लोगों और कारोबारियों को सचमुच में सफलता मिलती है तो अक्सर वह खुद से बेतहाशा प्यार करने लगते हैं। वह कुछ नया सोचना तो बंद कर ही देते हैं, साथ ही मेहनत करना भी भूल जाते हैं और अपनी प्रतिष्ठा पर निर्भर हो जाते हैं। वह बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं और अपनी सफलता को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं और उस सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं जिसकी वजह से वह सफलता हासिल कर चुके हैं। जब भी मैं यह बात CEO से भरे कमरे में कहता हूँ तो इसकी स्वीकारोक्ति में सभी सिर हिलाते हैं। इस बात पर मैं अपने निजी जीवन का उदाहरण देना चाहूँगा। पिछले हफ्ते मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर उनके पसंदीदा इटालियन रेस्टोरेंट में गया था। उस रेस्टोरेंट में खाना बहुत ही स्वादिष्ट मिलता है। इटली के बाहर सर्वश्रेष्ठ बेसाओला गोमांस की एक मशहूर इटालियन डिश, मुंह में पानी लाने वाला पास्ता और झागदार लेटेस्ट कॉफ़ी देखकर मुझे लगता है कि नौकरी छोड़कर यह सर्व करने वाला बैरा बन जाऊं, क्योंकि उस रेस्टोरेंट की सर्विस बहुत ही खराब जैसा कि अधिक स्थानों पर होता है थी। क्योंकि यह स्थान हमेशा भीड़ से भरा रहता है। सफलता मिलने की वजह से वह ग्राहकों को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, वह सिर्फ पैसा ही देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं यह रेस्टोरेंट के अंत की शुरुआत तो नहीं। मुझे तस्वीरें खींचना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था कि अपने जीवन की यात्रा मैं तस्वीरों के रूप में रिकॉर्ड करके रख दूं। इसलिए
आमतौर पर मैं एक छोटा कैमरा अपने साथ हर जगह लेकर घूमता हूँ। बच्चों के साथ स्पैघेटी खाते हुए मैं अपनी एक तस्वीर लेना चाहता था, इसलिए मैंने खाना परोसने वाले लड़की से कहा कि क्या वह हमारी एक फ़ोटो खींचेंगी, तो उसने मना करते हुए कहा कि उसके पास वक्त नहीं है। उसके जवाब पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि एक ग्राहक का फ़ोटो खींचकर उसे संतुष्ट करने के लिए उसके पास 5 सेकंड का समय नहीं था। छोटी सी मदद करने के लिए वह बहुत ही व्यस्त थी। मानवता दिखाने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं था। आप और आपका संगठन सफल होने के बाद ग्राहकों के प्रति और भी अधिक विनम्र और समर्पित होने की ज़रूरत है। रिचर्ड कैरेन ने इसे सही रूप से समझा लिया है कि सफलता जैसी दूसरी विफलता नहीं। जेट ब्लू के CEO डेविड नीलमैन ने भी इसे भली भांति समझ लिया है। उनका अवलोकन है कि जब आप पैसा कमाने लगते हैं और अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो आप आलस की ओर बढ़ते जाते हैं। कई CEO इस बात को नहीं समझते। आप और आपका संगठन सफल होने के बाद ग्राहकों के प्रति और भी अधिक विनम्र और समर्पित होने की ज़रूरत है। साथ ही अधिक कुशलता और सतत सुधार के लिए आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। तेज़ी से आपको अपना बर्ताव बदलते हुए ग्राहकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं जोड़नी होगी। जिस समय आप खुद को ग्राहकों के प्रति सुविधाएं देने से रोकेंगे, उसी समय आप जो पर्वत की चोटी पर पहुंचे हैं, नीचे की ओर आपका ढलना शुरू हो जाएगा। चैप्टर 4, काम में बने एक रॉक स्टार। फॉर्च्यून पत्रिका में गूगल के लोगों की आर्थिक सफलता पर लिखा लेख पढ़कर खत्म किया। इस लेख ने कई तरह के विचारों को दिमाग में जन्म दिया। इस तरह के लेख पढ़कर ऐसा होता ही है ना? इस लेख ने मुझे काम के प्रति पूरी समर्पितता दिखाने के बारे में सोचने पर बाध्य किया। किस तरह पूरी क्षमता से लगन के साथ अपना काम लगन के साथ पूरा करना है। अपनी बड़ी परियोजनाओं और अच्छे अवसरों के प्रति समर्पित होकर काम करते रहना चाहिए। हर दिन 2 जून की रोटी पाने के लिए एक रॉक स्टार की तरह आपको काम करना जरूरी है। काम हमारे जीवन को अर्थ देता है। काम की वजह से आत्मसम्मान बढ़ता है और धरती पर हमारे होने का महत्व और बढ़ जाता है। आप जिस तरह संगठन के लिए काम करते हो, वह काम आपने खुद को एक तरह से तोहफे के रूप में दिया होता है। काम में महान होने के नाते आपका व्यक्तिगत सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ ही आपका जीवन भी रोचक बन जाता है। जो अच्छा काम करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जब आप अपनी सर्वोच्च प्रतिभा के साथ ही गहराई से काम करते हो, तब आप खुद को अमीर, खुशगवार और जीवन जीने के अनुभव से समृद्ध करते हो। जिस दिन आप बहुत अच्छा और कारगर काम करते हो तो आपको कैसा लगता है? जब आप बेहतरीन से बेहतरीन काम करते हो, अपने सहयोगियों के साथ मज़े करते हो और अपने ग्राहकों के लिए क्षमता से ज़्यादा मेहनत करते हो, तब कैसा लगता है? जीवन जीने के लिए जब आप दिल खोल देते हो तो कैसा लगता है? जब आप अपने सबसे कठिन लक्ष्य तक पहुंचकर उसे पा लेते हो तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना? अच्छा काम करने के लिए सबसे बड़े खिताब की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो मेरे आदर्श नायकों में से एक हैं, के एक वक्तव्य ने मुझे इस मुद्दे पर सोचने के लिए बाध्य किया। उन्होंने अवलोकित किया था कि अगर इंसान कूड़ा साफ करने वाला हो तो उसने माइकेलो एंजेल की पेंटिंग की तरह रास्ता साफ करना चाहिए, या फिर जिस तरह बीथोवन संगीत तैयार करता है उस तरह, या फिर उस तरह जिस तरह शेक्सपियर रचनाएं करता है। जब वह सड़क साफ करेगा तो स्वर्ग और पृथ्वी पर रहने वाले एक पल के लिए ठहरे और उनके मुंह से निकले कि यहाँ कचरा साफ करने वाला एक महान इंसान रहता है जिसने अपना काम बखूबी निभाया है। सबसे बड़ा काम करने के लिए आपको बड़े खिताब की जरूरत नहीं है, इसलिए एक रॉक स्टार बनकर काम करना चाहिए। जीवन के इस दिन के मंच पर चलते हुए दिल खोल कर काम करें। जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो ताकि आपको देखने वाले आपकी तारीफ करें और आपको प्रोत्साहित करें। फिर आप स्टेपलर बेचने वाले बोनो रहो, अकाउंटिंग करने वाले किथ रिचर्ड्स रहो, या मानव संसाधन के जिमी हेंड्रिक्स रहो। और जब आप सफल हो जाओगे
और लोग आपका हस्ताक्षर मांगने लगें, उस समय आप मुझे एक पत्र लिखें। आपसे यह सुनते हुए मुझे खुशी होगी कि आप सफल हो चुके हैं। चैप्टर 5, आपका दिन बनाता है आपका जीवन। बड़ा विचार। आपके जीवन में दिन बहुत छोटे होते हैं। जब आप 1 घंटा बिताते हैं तो आप वर्ष बनाते हैं। जब आप दिन जीते हैं तो आप अपना जीवन बनाते हैं। जब आप आज के दिन काम करते हैं तो वास्तव में आप अपना भविष्य तैयार करते रहते हैं। जो शब्द आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, जो खाना आप खाते हैं और जो काम आप करते हैं, वह आपका भविष्य होता है, जो यह तय करता है कि आप कौन हो और जीवन में आप कहाँ खड़े रह सकते हो। छोटे विकल्प आने वाले समय में विशाल परिणाम दिखाते हैं। इसलिए जीवन में ऐसा एक भी दिन नहीं होता जिसका कोई महत्व ना हो। जिस तरह आप अपना जीवन बनाते हो, उसी तरह आप जीवन जीते हो। हम में से हर एक महान है, हर एक के अंदर एक शक्ति है, हर एक का जीवन में महत्व है जो हमारे आसपास के जीवन पर प्रभाव बनाता है। हम में एक आंतरिक शक्ति होती है जो बढ़ती रहती है। उसका इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी होता है। आप इस शक्ति का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उतनी ज़्यादा वह मजबूत हो जाती है। इस शक्ति का हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा आत्मविश्वास हम में बढ़ेगा। हेनरी डेविड थोरे ने इस बात को बहुत ही अच्छी तरह लिखा है। एक इंसान अपने सचेत प्रयास से अपने जीवन में तरक्की करता है और मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा उत्साहवर्धक दूसरी कोई चीज़ नहीं हो सकती। विज्ञापन गुरु डोनी डोइस ने भी अपनी किताब ऑफन रॉन्ग नेवर इन डाउट में इस मुद्दे का एक और पहलू जोड़ा है। उन्होंने लिखा है, हर इंसान में कुछ ना कुछ अवश्य होता है। 100 में से जब एक व्यक्ति किसी अनोखे क्षेत्र में जाता है तो वह सोचता है कि मैं यह क्यों नहीं कर सकता, और वह उसे करने लगता है। जो ऊंचे और चोटी के स्थान पर पहुँचे हैं उन्हें भगवान ने हमसे ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। वह हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम बढ़ाते हैं और जीवन में सबसे बड़े स्थान तक पहुंच जाते हैं। उसमें दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और वह कुछ सोचे इसके पहले ही वह उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जिसे असाधारण स्थान कहा जाता है।